गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल अपनी वर्चुअल लैब के अंदर आज जो आपको एक्सपेरिमेंट सिखाने जा रही हूँ वो है टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए गिवन वायर। हम किसी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है आज अपन इसको वर्चुअली परफॉर्म करेंगे। किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। ये स्टेप्स क्या क्या हैं? अपने को पहले क्लियर होना चाहिए कि हमारे एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका उद्देश्य अपने को अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो जो उपकरण अपने को काम में चाहिए वो अपने को मालूम होना चाहिए। We must know about the apparatus needed to perform an experiment. थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपने को मालूम होना चाहिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बिहाइंड जो थ्योरी है, सिद्धांत हम उसको उपयोग करने के लिए काम में लेते हैं, वो अपने को ज्ञात होना चाहिए। उससे रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी डायग्राम चित्र है वो अपने को अच्छे से आना चाहिए। किसी भी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, तभी हम उस एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट को हाई एक्यूरेसी तक ऑब्टेन कर सकते हैं। जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसके रिगार्डिंग क्या-क्या ऑब्जर्वेशंस काम में ले रहे हैं। फिर हम उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कैलकुलेशंस करते हैं। प्रेक्षण के आधार के ऊपर अपन उसकी गणना का निर्धारण करते हैं। कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर अपन जो हमारा एम है उससे रिजल्ट की वैल्यू अपन निकालते हैं। और लैब में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए हमें कुछ प्रिकॉशंस, सावधानियां काम में लेनी होती हैं। यहाँ हम जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो हम वर्चुअली उसका परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मेरे पास आज जो एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं, सबसे पहले अपन उसका उद्देश्य देखते हैं। उसका उद्देश्य है हमें किसी भी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है। We have to determine Young's modulus of elasticity of the material of a given wire. तो ये अपने को एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करना है, इसके लिए जो जो उपकरण अपने को लैब में काम में चाहिए वो उपकरण है सर्ल सेपरेटस, मीटर स्केल, स्क्रू गेज, आधा किलो के बाट और आधा किलो का हैंगर। ये जो उपकरण हम काम में ले रहे हैं ये मैं आपको दिखा रही हूं। ये अपने पास सर्ल का अपरेटस है, ये हैंगर है, ये ½ kg के वेट्स हैं और स्क्रू गेज हमने काम में लिया है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बिहाइंड जो सिद्धांत है उसको अपन देखेंगे। यहाँ मैं मान रही हूं कि ये जो मैंने वायर ली है इसकी की लंबाई कैपिटल L है और इसकी त्रिज्या मान रही हूं स्मॉल r के बराबर। तो यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए हम हुक के नियम को काम में लेंगे। हुक का नियम है प्रतिबल का मान समानुपाती होता है विकृति के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर अपन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो अपने पास कांस्टेंट आता है
उस कांस्टेंट को अपन यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल। मेरे पास बल है mg के बराबर और जो तार हमने ली है हमने उसकी त्रिज्या मानी है r के बराबर, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई r स्क्वायर के बराबर। इस तार में उत्पन्न जो विकृति है, विकृति का सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में जो परिवर्तन है उसको मैं मान रही हूं स्मॉल l के बराबर और प्रारंभिक लंबाई है तार की कैपिटल L के बराबर। तो विकृति का मान आ गया स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो हमें प्रतिबल और विकृति के मान ज्ञात है। अब इन मानों की सहायता से अपन यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकाल सकते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक आ जाएगा, ये मान रख दें तो हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक आ गया mg कैपिटल L अपॉन पाई r स्क्वायर स्मॉल l। तो यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर अगर अपने को कैपिटल L स्मॉल l का मान पता हो तो हम किसी भी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकाल सकते हैं। तो अब जो उपकरण हम लैब में काम में लेते हैं सर्ल्स ऑपरेटर्स, उसके बारे में अपन देखेंगे। ये अपने पास सर्ल का उपकरण है। इस सर्ल उपकरण के अंदर यहाँ ये अपने पास दो तरह की तार हैं। एक तार को तो मैं कहती हूँ एक्सपेरिमेंटल वायर और ये जो दूसरी तार है इसको हम ऑक्सिलरी वायर कहते हैं। ये दोनों तरह की जो तारें हैं ये एक ही मटेरियल की बनी होती हैं और इनका डायामीटर भी लगभग समान होता है। इन दोनों वायर का एक एंड जो है वो एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर फिक्स किया हुआ होता है, मतलब इन दोनों तारों का एक सिरा हमने एक दृढ़ पिंड के ऊपर अच्छे से कसा हुआ होता है। अब अपन लोअर पार्ट को देखें। यहाँ पर इसके लोअर पार्ट के अंदर ये मेरे पास स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल में ये अपना स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल क्या होता है? स्पिरिट लेवल किसी भी सरफेस की इवननेस को चेक करने के लिए काम में आता है कि वो सरफेस बैलेंस्ड है या नहीं। इस सरफेस को चेक करने के लिए अपन स्पिरिट लेवल का उपयोग करते हैं। यह एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स होता है, इसके अंदर अल्कोहल या स्पिरिट भरा हुआ होता है और ये अल्कोहल या स्पिरिट इस तरह से भरा जाता है कि उसमें एक छोटा सा वायु का बुलबुला एयर बबल रह जाता है। अगर कोई भी सरफेस बैलेंस्ड है तो ये एयर बबल बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है। अगर सरफेस अनइवन है, बैलेंस्ड नहीं है, तो ये वायु का जो बुलबुला है यह मध्य में ना होकर के या तो लेफ्ट साइड में रहेगा या राइट साइड के अंदर होगा। तो ये अपने पास स्पिरिट लेवल लगा हुआ है। अब इस स्पिरिट लेवल के का एक सरफेस तो फिक्स्ड है, दूसरे सरफेस के साथ में स्पेरोमीटर अटैच्ड है। जो स्पेरोमीटर है इसके अंदर दो स्केल होते हैं। पहला स्केल जो कि वर्टिकल है उस स्केल को हम मेन स्केल कहते हैं। यहाँ पर ये मेन स्केल है। मेन स्केल के अंदर यहाँ आप देख सकते हो
नीचे लिखा है 10, सेंटर में 0, फिर 10। हम अपनी इसकी कन्वीनियंस के लिए नीचे वाले 10 को 0 मानते हैं और ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मेन स्केल हमारे पास 0, 1 और 2 के बराबर हो गया। दूसरा यह जो स्केल है ये अपने पास वृत्ताकार पैमाना है। सर्कुलर स्केल अपने पास बैरोमीटर के अंदर है। इस सर्कुलर स्केल के अंदर 100 डिविजन्स इसके अंदर है। तो यहाँ ये मेरा स्पेरोमीटर हो गया। यहाँ पर दोनों जगह हैंगर लगे हुए हैं। इन हैंगर्स के ऊपर हम भार लटकाते हैं। एक हैंगर के ऊपर ये जो भार लगा हुआ है ये भार फिक्स है, इसको हम डेड लोड कहते हैं। स्पेरोमीटर के साथ में यहाँ पर जो नीचे जो हैंगर लगेगा यहाँ पर हम भार का मान बढ़ाते जाएंगे। ये मेरे सरल उपकरण की संरचना है। अब हमने जो स्पेरोमीटर काम में लिया है हमें उसका अल्पतमान निकालना है। लीस्ट काउंट की वैल्यू हमें निकालनी है। किसी भी उपकरण का अल्पतमान होता है उसके द्वारा नापा गया सबसे छोटा मान। जैसे कि अपन एक सिंपल स्केल काम में लें और उसको हम सेंटीमीटर वाली साइड से देखें तो हम साधारण स्केल से जो सबसे छोटा मान नाप सकते हैं वो होता है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर हम हमारे स्पेरोमीटर की सहायता से सबसे छोटा खाना जो हम नापेंगे उसका मान हमें निकालना है। अल्पतमान का सूत्र होता है पिच बटा पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अल्पतमान होता है चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने में कुल खानों की संख्या। तो अपने को लीस्ट काउंट निकालने के लिए पिच का मान आना चाहिए। पिच क्या होता है? पिच का मान निकालने के लिए हम हमारा जो सर्कुलर स्केल है उसको पूरा एक रोटेशन देते हैं। एक रोटेशन में तय की गई दूरी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। Pitch is defined as distance moved by central screw in one complete rotation of circular disc scale. एक पूर्ण घूर्णन में मुख्य पैमाने पे तय की गई दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। पिच का मान एक्यूरेसी से निकालने के लिए हम एक घूर्णन ना दे करके उसको अधिक घूर्णन देते हैं और उन घूर्णन में तय की गई दूरी का मान निकालते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ हम मान लें हम 4 घूर्णन ले रहे हैं। तो 4 घूर्णन देने पे तय की गई दूरी का मान हमने निकाला 4 मिलीमीटर के बराबर। तो इससे अपने पिच का मान आ जाएगा 4/4 अर्थात 1 मिलीमीटर। और जो हमारा सर्कुलर स्केल है उसमें खानों की संख्या का मान है 100 के बराबर। तो यहां से अपन लीस्ट काउंट का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अल्पतमान का मान आ जाएगा 1/100 अर्थात 0.01 मिलीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में बदल लें। सेंटीमीटर में मान आ गया 0.001 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमने हमारे स्पेरोमीटर का अल्पतमान निकाल लिया। अब हम प्रेक्षण का मान देखेंगे। हमें उपकरण की सहायता से प्रेक्षण किस प्रकार लेने हैं
ये मैं आपको एक सिमुलेटर की सहायता से दिखा रही हूँ। यहाँ हमने जो सिमुलेटर काम में लिया है, यह अमृता लैब का हम सिमुलेटर काम में ले रहे हैं। इस सिमुलेटर के अंदर यहाँ पर ये आपको सर्ल का उपकरण दिखाया गया है। यह मेरा सर्ल उपकरण है। बीच में जो स्पिरिट लेवल लगा हुआ है, ये इसका मैग्नीफाइड व्यू हमने यहाँ पर दिखाया है। ये स्पेरोमीटर का भी मैग्नीफाइड व्यू है, ये मेन स्केल है और ये पास में इसके सर्कुलर स्केल लगा हुआ है। ये हमारी एक एक्सपेरिमेंटल वायर है और एक ऑक्सिलरी वायर है। इस ऑक्सिलरी वायर का ही अपने को यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए मैंने जो पदार्थ माना हुआ है मेरी तार का, वो मैं मान रही हूं यहाँ पर स्टील मेरा पदार्थ है। अब मैं प्रारंभ कर रही हूं यहाँ पर 0 kg वेट से। हमारे पास ये 0 kg वेट से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अपन देख सकते हैं कि ये जो वायु का बुलबुला है, ये स्पिरिट लेवल की बिल्कुल बीचों बीच हमने सेट कर लिया। अब हम पाठ्यांक पढ़ेंगे। पाठ्यांक हमें दोनों स्केलों का पढ़ना है, मुख्य पैमाने का भी और वृत्ताकार का भी। तो यहाँ अपन देख सकते हैं मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक है, इसको हमने 0 माना था, तो 0 के आगे ये पहली लाइन के ऊपर आ रहा है। इसका क्या अर्थ है कि हमारा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर और वृत्ताकार में इसकी सीध में जो खाना आ रहा है वो है 24 नंबर का खाना। तो इस पाठ्यांक को हम हमारी सारणी के अंदर लिखेंगे। ये हमारी सारणी है। हमने कोई भी भार नहीं लगा रखा और वायु का बुलबुला हमने बीच में सेट कर लिया। पाठ्यांक हमें तभी लेना है जब हमारा वायु का बुलबुला स्पिरिट लेवल में बिल्कुल मध्य के अंदर हो और उसको मध्य में लाने के लिए हम वृत्ताकार पैमाने का उपयोग करेंगे। तो हमने मुख्य पैमाना पढ़ लिया और वृत्ताकार पैमाने में कॉन्साइडिंग डिवीजन का मान पढ़ लिया। तो कुल पाठ्यांक होता है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस संपाती भाग इंटू अल्पतमान। ये मान निकाल के हम यहाँ पर रखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा भार बढ़ा रहे हैं। ये जो है हम हमारा भार इसके अंदर आधा किलो के बराबर कर रहे हैं। जैसे ही हमने भार बढ़ाया, अपन यहाँ देख सकते हैं कि वायु का बुलबुला मध्य के स्थान से हिल गया। हमें उसको वापस बीच में लेके आना है। बीच में लाने के लिए हम हमारे सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे। ये हमारा सर्कुलर स्केल है, इसको अपन घुमा रहे हैं जिससे कि ये वायु का बुलबुला मध्य के अंदर आ जाए। ये अपन देख सकते हैं कि एयर बबल हमारा अब बीच के अंदर आ गया। तो इस पोजीशन के ऊपर अपन मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की रीडिंग हम पढ़ेंगे। आधा किलो का पाठ्यांक मैं यहाँ लिखूंगी। इसी तरह हम लगातार भार बढ़ाते जाएंगे हैंगर के ऊपर और हम मुख्य पैमाने और वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक पढ़ते हुए कुल पाठ्यांक निकाल के रीडिंग लेते जाएंगे। ऐसा काम अपन 0 से भार बढ़ाते हुए करेंगे। बाद में परिणाम की एक्यूरेसी के लिए अपन
अधिकतम मान से भार कम करते हुए भी पाठ्यांक निकालेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, हमने भार बढ़ाया है 3.5 किलो तक। 3.5 किलो का जो पाठ्यांक है, यहाँ तक आने के बाद हम उसमें से आधा किलो का भार निकाल देंगे। अर्थात भार हो गया 3 किलो। वापस बुलबुले को अपनी बीच की स्थिति में लाएंगे और मुख्य और वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक पढ़ेंगे। इसी तरह वापस हम 0 किलो तक आएंगे। अब हमारे भार बढ़ाते समय और भार घटाते समय के जो दो पाठ्यांक आए हैं, उनका हम औसत मान निकाल लेंगे। इन मानों को मैंने यहाँ पर सिंबल Z1, Z2 ऐसे ही Z8 तक रिप्रेजेंट किया है। अब इनकी सहायता से अपन तार की लंबाई के अंदर परिवर्तन का मान निकालेंगे। मैं मान रही हूं कि मुझे 2 किलो भार के लिए तार का विस्तार निकालना है। 2 किलो भार के लिए विस्तार हम किस तरह से निकालेंगे? हम भार का अंतर 2 किलो रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अगर मैं 2 किलो वाले पाठ्यांक में से आधा किलो का पाठ्यांक घटाऊं, तो मुझे 2 किलो भार के लिए विस्तार का मान मिल जाएगा, क्योंकि मैंने भार का अंतर रखा है 2 किलो के बराबर। इसी तरह 2.5 किलो वाले पाठ्यांक में से आधा किलो वाला पाठ्यांक घटाऊं, तो भी मुझे 2 किलो वाले भार के लिए विस्तार का मान मिलेगा। तो हम इस तरह से एक्सटेंशन की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर जैसे 4 मान आ रहे हैं, हम उनका माध्य मान ज्ञात करेंगे। तो अपने पास हमने सरल उपकरण की सहायता से एक्सटेंशन L का मान निकाल लिया। अब हम स्क्रू गेज की सहायता से जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वायर है, उसका रेडियस हम निकालेंगे। सबसे पहले अपन स्क्रू गेज के अंदर कोई शून्यांक त्रुटि तो नहीं है, इसका मान हम निकालेंगे। शून्यांक त्रुटि निकालने के बाद हम सबसे पहले जैसे अब अपन ने स्पैरोमीटर का पिच निकाला था, चूड़ी अंतराल, वही तरीका स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल निकालने का है। स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल आएगा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। और स्क्रू गेज के अंदर जो वृत्ताकार खाने होते हैं, उनकी संख्या है 100। तो स्क्रू गेज का अल्पत मान आ जाएगा 0.1/100, 0.001 सेंटीमीटर। इसके बाद हम शून्यांक त्रुटि अगर स्क्रू गेज के अंदर है, तो उसका मान भी निकालेंगे। हम तार का व्यास 4 या 5 बिंदुओं के ऊपर निकालेंगे, ताकि हमारा जो व्यास है वो हम एक्यूरेटली निकाल सकें। तार का व्यास हम पहले एक दिशा में निकालेंगे, फिर उसकी लंबवत दिशा में भी हम निकालेंगे, ताकि हम हमारे परिणाम की एक्यूरेसी को बढ़ा सकें। तो ये जो हम व्यास निकाल रहे हैं, फिर हम उसका माध्य निकाल लेंगे। हमारे पास यहां से उस वायर का डायामीटर आ जाएगा। डायामीटर का अगर अपन हाफ कर दें, तो हमारे पास रेडियस का मान आ गया। हमने 2 किलो भार के लिए एक्सटेंशन विस्तार का मान स्मॉल l निकाल लिया। जो हमारी तार है, उसकी लंबाई हम स्केल की सहायता से निकाल सकते हैं। ये जो हमारी तार है, इसकी लंबाई हम स्केल की सहायता से निकाल सकते हैं। तो हमने हमारे सारे मान
ज्ञात कर लिए हैं। हमें y का सूत्र पता है। y का सूत्र है mg कैपिटल L अपॉन पाई r स्क्वायर स्मॉल l। इसके अंदर मान रखते हैं m बराबर, जैसे हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे 2 किलो लिया है, 2 रख दें। g का मान हमें पता है, गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल L स्केल की सहायता से नाप ली। पाई का मान 22/7 या 3.14। त्रिज्या हमने स्क्रू गेज की सहायता से नाप ली और स्मॉल l का मान हमने सरल उपकरण के द्वारा तार में विस्तार का मान निकाल लिया। तो ये सारे मान रख करके अपन किसी भी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकाल सकते हैं। चूंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटा विकृति। विकृति की कोई भी इकाई नहीं है और प्रतिबल की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की एमकेएस पद्धति के अंदर जो इकाई है वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमने हमारा परिणाम ज्ञात कर लिया सरल उपकरण द्वारा। जैसे मैंने यहाँ पर स्टील लिया है तो हमारा परिणाम आ जाएगा द यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील एज डिटरमाइंड बाय सेल्स apparatus इज, जो हम मान निकाल लें उसका मान अपने को रखना है। अर्थात हमारे सरल उपकरण द्वारा स्टील के तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमने ज्ञात किया। अब जो स्टील है उसके लिए y का एक्चुअल यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना है, इसके मान निश्चित हैं। हमारे पास वो निश्चित मान हमें पता है तो हम हमारे मान की तुलना उस मान से कर सकते हैं। इसके लिए हम परसेंटेज एरर की वैल्यू निकाल लें। परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला होता है? डिफरेंस इन वैल्यूज अपॉन एक्चुअल वैल्यू, मानों में परिवर्तन बटे एक्चुअल वैल्यू। तो ये जो मान है वो हम प्रतिशत के अंदर निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने सिमुलेटर की सहायता से वर्चुअली लैब के अंदर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान जो कि किसी पदार्थ की एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसका मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये अपन ने सीखा। Thank you students for watching.